नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द एवरेज इंडियन चैनल पर ये नई पॉलिटिकल सीरीज माहौल इलेक्शन का। इलेक्शन में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। जल्द ही जाकर हम अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस चुनाव में साबित करेंगे, पर उससे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि सारी पार्टीज की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है, उनके रेलेवेंट मुद्दों पर स्टैंड क्या है और वो कौन से आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है। आपने लेफ्ट, राइट, सेंटर, कंजर्वेटिव, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, फासिस्ट दुनिया भर की टर्म्स सुनी होंगी, बट इन सारी टर्म्स का सिंपल एक लाइन में मतलब क्या है और इन सब का मतलब आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। इंडिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस लेफ्ट राइट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहां खड़ी है, आपको कौन सी आइडियोलॉजी प्रभावित करती है और दुनिया में आज कौन सी आइडियोलॉजी का प्रचलन ज्यादा है, सारे देशों में कैसे विचारों की सरकारें आ रही हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे आज इस वीडियो में। आइडियोलॉजी का मतलब है कि जिस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं, ये एक सेट ऑफ आइडियाज और बिलीव्स है जिससे हमारी सोच बनती है। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे इंटरैक्शंस सब इसी से ड्रिवन होते हैं। अब आइडियोलॉजी एक इंसान की भी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी और एक पॉलिटिकल पार्टी की भी। अब इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में जहां एक एक कैंडिडेट की आइडियोलॉजी तो हम पता कर नहीं सकते, तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी को जनरली चुनते हैं जिससे हमारी सोच मिलती है, जो हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करती है, जो अपनी पॉलिसीज में वो सोच को दिखाती है और कल को अगर वो पावर में आई तो देश को उसी दिशा में मोड़ने की क्षमता और इच्छा दोनों रखती है। तो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। इस सारे लेफ्ट राइट डिबेट की शुरुआत 1789 में फ्रांस में हुई। वहां जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले मोनार्की या राजा के खिलाफ माहौल बन रहा था तो असेंबली की एक मीटिंग बुलाई गई। यहां फैसला इस बात पर होना था कि राजा को एब्सोल्यूट वीटो की पावर दी जाए या नहीं, मतलब कि अगर असेंबली ने कोई प्रस्ताव पास किया है तो राजा उसको खारिज कर सकता है कि नहीं। तो कुछ लोग राजा के सपोर्ट में थे, मोनार्की के सपोर्ट में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। इनमें से जो राजा के सपोर्ट में थे, जो वहां का एरिस्टोक्रेटिक या अमीर क्लास था या जो चर्च या धर्म से जुड़े लोग थे, वो राइट में बैठे, वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे इस मुद्दे पर। और जो लोग जो प्रो चेंज थे, जो बदलाव चाहते थे, जो राजा और धर्म के कंबाइंड पावर से परेशान थे और जो रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करते थे, बाकी के कंपैरिजन में उनको लगता था कि करंट सिस्टम उन्हें न्याय नहीं दे रहा और मुख्यतः वो निम्न वर्ग से आते थे, वो लोग जाके लेफ्ट में बैठे। तो यहीं से राइट और लेफ्ट आइडियोलॉजीज टर्म्स का जन्म हुआ और जो ये आइडियाज ये दोनों वर्ग रिप्रेजेंट कर रहे थे 1789 के उस हॉल में, वही लेफ्ट और राइट के आइडियाज का बेस बना फ्यूचर के लिए। धीरे धीरे जब कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में फैला तो ये लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में खाई और गहरी होती गई। तब लेफ्ट और राइट एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए और समाज इन 2 हिस्सों में पोलराइज होने लगा, समाज बंटने लगा। पर एग्जैक्टली ये लेफ्ट और राइट होते क्या हैं, इनको समझते हैं अब। लेफ्ट आइडियोलॉजी, सबसे पहले कि लेफ्ट वाले प्रो चेंज होते हैं। उनकी यह धारणा होती है कि समाज की करंट व्यवस्था बहुत ही कम लोगों को फायदा पहुंचा रही है और मेजॉरिटी डिप्राइव्ड है। तो उनका मानना होता है कि सरकार को पॉजिटिवली इंटरवीन करके इस व्यवस्था में समानता लानी चाहिए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और इनइक्वालिटी को रोकना चाहिए। लेफ्ट के सपोर्टर्स में अक्सर ये भावना होती है रिलेटिव डेप्रिवेशन की, या एक परसेप्शन होता है कि उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ आज तक गलत हुआ है और इस गलत को सही करने का समय और संगठित होकर ही इस गलत से निजात पाया जा सकता है। जैसे कि लेबरर्स की ये सोच कि कैपिटलिस्ट ही सारा प्रॉफिट ले जा रहे हैं और हमारा शोषण हो रहा है, ब्लैक्स की सोच कि वाइट्स ने हमारा शोषण किया है, या विमेन की ये सोच कि पेट्रियार्की में मेन हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ऐसा वस्तुनिष्ठ परिस्थिति में हो ना हो, पर यह फीलिंग बहुत जरूरी है लेफ्ट आइडियोलॉजी की पॉपुलैरिटी के लिए मासेस में।
इसी पॉलिटिकल सोच से इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी डिराइव होती है कि सरकार को अमीरों को ज़्यादा टैक्स करना चाहिए और उसको गरीबों में ज़रूरत अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सरकार का सेंट्रल इकोनॉमी पे कंट्रोल होना चाहिए और मार्केट फोर्सेस की मनमानी रोक देनी चाहिए। इंडस्ट्रीज पर अंकुश होना चाहिए। इंडिया की प्री 1991 पॉलिसीज जैसे कि लाइसेंस कोटा परमिट राज, सब्सिडीज और हाई टैक्स रिजीम, ये सब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ही रिजल्ट्स थे। लेफ्ट आइडियोलॉजी सरकार और धर्म के बीच में सेपरेशन मांगती है। ये धर्म के मामलों में सरकार से न्यूट्रलिटी की डिमांड करती है। ये एक बहुत ही लिबरल आइडियोलॉजी है जिसमें ये लोगों के सारे ओपिनियंस के लिए टॉलरेंस एडवोकेट करती है। समाज में हर विचार को एक्सप्रेस करने की आज़ादी को प्रमोट करते हैं। इमिग्रेशंस के लिए भी इनकी पॉलिसी उदार है, जैसा कि लेफ्ट लीनिंग यूरोप में देखा गया कि इमिग्रेशन के लिए उनकी पॉलिसीज काफ़ी ओपन थी। किसी भी आइडियोलॉजी का एक्सट्रीम फॉर्म बहुत ही डेंजरस होता है। लेफ्ट आइडियोलॉजी स्लाइट वेलफेयरिज्म से कम्युनिज्म तक स्पेक्ट्रम में वेरी करता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसी विचार को एक्सट्रीम तक ले जाती है और स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल ऑन इकोनॉमी एडवोकेट करती है। इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी और इंसेंटिव्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते और स्टेट का ड्रैकोनियन कंट्रोल होता है। चाइना और रशिया ने दोनों ने इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, बट स्टालिन और माओ जेडोंग ने मिलकर लगभग 50 से 60 लाख लोगों की हत्याएं इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में रशिया और चाइना में की। अब राइट पर आते हैं। राइट आइडियोलॉजी अपने कल्चर के प्रति कमिटेड होती है, प्राउड होती है और उसको कंजर्व करना चाहती है। इसने नेशनलिज्म पर बहुत जोर रहता है और खुद को बाकियों से सुपीरियर माना जाता है। यहाँ इक्वालिटी तो होती है मगर कोई स्पेशल माइनॉरिटी राइट्स के पक्ष में ये नहीं होते। ये स्टेटस कोइस्ट होते हैं और समाज में किसी भी ड्रास्टिक चेंज को अपोज करते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी, आइडेंटिटी और एकता इनके सपोर्टर्स में बहुत पाई जाती है, पर क्रिटिसिज्म टॉलरेट करने की क्षमता इसमें बाकी आइडियोलॉजी के कंपैरिजन में कम होती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में ये प्रो मार्केट होते हैं। इनका मानना ये होता है कि मार्केट फोर्सेस को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। मतलब कि अगर डीरेगुलेट कर दिया जाए इंडस्ट्री को तो उससे इनोवेशन आएगा, जो टैक्सेस लो कर दिए जाएं तो उससे ग्रोथ आएगी। LIC, एयर इंडिया, इन सब का डिसइन्वेस्टमेंट, जहां की सरकार खुद को इकोनॉमिक एक्टिविटीज से वापस खींच रही है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, आपको याद होगा। तो ये सब राइट विंग की इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज हैं। इनका ये मानना है कि सरकार का काम बस मार्केट के लिए फेवरेबल पॉलिसीज का एनवायरनमेंट बनाना है और ग्रोथ को फैसिलिटेट करना है और बस रेगुलेट करना है। राइट का भी एक्सट्रीम वर्जन लेफ्ट के एक्सट्रीम वर्जन जैसा ही इक्वली खतरनाक निकला। इसका एक्सट्रीम वर्जन नाजिज्म था, हिटलर का नाजिज्म। इसमें जर्मनी के वाइट रेस को दुनिया में सबसे सुपीरियर माना गया और नेशनलिज्म के फरवर में, के जोश में पूरा का पूरा देश सब सही गलत भूलकर हिटलर की बातों पर चल दिए। इस पूरे प्रोजेक्ट में 60 लाख ज्यूज की हत्याएं इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में हुई। तो नेशनलिज्म, ग्लोरी और वन पार्टी रूल, इन सब के कॉम्बिनेशन से ये आइडियोलॉजी और खतरनाक हो गई। तो हमने ये समझा कि although left and right ideologies may have differences, but the extreme versions of both of them are equally dangerous for a society. ये समाज को पोलराइज कर देते हैं। आप अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में इतने डूब जाते हैं कि आप सामने वाले को डीह्यूमनाइज कर देते हैं, उसको ह्यूमन ही नहीं समझते। तो ऐसी गलतियां हमने हिस्ट्री में की हैं और उससे हम सीख कर आज बेटर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेंटर में वो पार्टीज होती हैं जो इशू बेस्ड स्टैंड लेती हैं। ये दोनों पर्सपेक्टिव लेफ्ट और राइट को बैलेंस करके एक अम्ब्रेला आइडियोलॉजी बनने की कोशिश करती है जो कि सबको बैलेंस करे। प्री इंडिपेंडेंस एरा में कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक अम्ब्रेला पार्टी थी जो कि सभी आइडियोलॉजीज के लिए जगह थी उसके अंदर। तो वो एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी होती है। ये बहुत मॉडरेट होते हैं और इशू बेस्ड स्टैंड्स लेते हैं।
जहां अमेरिका में डेमोक्रेट्स लेफ्ट माने जाते हैं और रिपब्लिकन्स राइट, यूके में वहीं लेबर पार्टी लेफ्ट लीनिंग है और कंजर्वेटिव्स राइट। भारत में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहां 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी के स्विच के बाद सारी पार्टीज इकोनॉमिकली राइट हो गई हैं। मतलब इंडिया में अब मार्केट फोर्सेस पे ग्रोथ के लिए रिलाई करना एक इकोनॉमिक रियलिटी है। तो कोई भी पार्टी आएगी, उनकी पॉलिसीज प्रो मार्केट ही होंगी, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा बहुत इधर उधर। सिमिलरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतने बड़े मास बेस जो कि पॉवर्टी से डील कर रहा है, इनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाए बिना कोई भी पार्टी पावर में नहीं आ सकती। तो यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स चलाना और गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं चलाना सारी सरकारों की प्रायोरिटी है। तो इकोनॉमिकली राइटली टिल्ट होना और सोशली वेलफेयर की तरफ लेफ्ट टिल्ट होना, ये तो भारत में कोई भी सरकार आए उसकी पॉलिसी के लिए प्राइम है। फर्क आता है कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मुद्दों पे। यहीं से आइडेंटिफाई होते हैं कि कौन से पार्टी की ओरिएंटेशन क्या है। इसके हिसाब से बीजेपी, शिवसेना, एमएनएस, एआईएमआईएम, इन सब को राइट में रखा जा सकता है क्योंकि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी और रिलीजियस व्यूज़ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कांग्रेस को हम लेफ्ट ऑफ सेंटर रख सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रो पुअर पॉलिसीज़ देखी गई हैं और सब्सिडीज़ की तरफ भी रुझान रहा है। सीपीआई और सीपीआईएमएल को हम फार लेफ्ट मान सकते हैं क्योंकि इनका ओरिजिन्स प्योर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ में है। जेडीयू, एसपी, आरजेडी, बीएसपी ये सब सामाजिक न्याय पर बनी हुई पार्टीज़ हैं जो कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और जाति विशेष पिछड़ेपन की बातें करती है, तो ये भी लेफ्ट लीनिंग पार्टीज़ ही हैं। आम आदमी पार्टी जिस पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनकी वैसे ऑफिशियली, बट सिंस इनका वोट बैंक लोअर क्लास है, इन्हें भी लेफ्ट में कंसिडर किया जा सकता है। टीएमसी एक प्रो लेबर पार्टी है जो कि माइनॉरिटी लीनिंग है, तो इन्हें भी लेफ्ट में माना जाएगा। तो इस तरह से हम मोटे मोटे तौर पे इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इंडियन पार्टीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को जोड़ा जा सकता है कि लेफ्ट और राइट ही क्यों, पार्टी कितनी अथॉरिटेरियन है या पार्टी कितनी लिबरल है, इस स्केल पर भी इनको प्लेस किया जा सकता है। हाँ, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे लिबरल, अथॉरिटेरियन और लेफ्ट राइट के हिसाब से पार्टीज को प्लेस कर पा रहे हैं। अब इंडिया के आज के इश्यूज पे आते हैं, जैसे कि हिंदू आइडेंटिटी का असर्शन, मतलब कि राम नवमी में सेलिब्रेशंस जो हो रहे हैं, या आर्टिकल 370 का मुद्दा, या राम मंदिर का मुद्दा, ये सब पॉलिटिकल राइट के रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज हैं जो कि आज देश में सब जगह फैले हैं। सिमिलरली सेकुलरिज्म या उस पर डिबेट, या टॉलरेंस, या माइनॉरिटी राइट्स, ये भी हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमको देखने को मिलते हैं और ये लेफ्ट के लिबरल आइडियाज़ हैं। कांग्रेस के कल ही रिलीज मैनिफेस्टो, जिसको न्याय पत्र कहा गया है, वो लेफ्ट लीनिंग है। इसमें रिजर्वेशन को बढ़ाने की और सब्सिडीज़ को और बढ़ाने की, लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र को बढ़ाने की, ये सारी बातें की गई हैं। जबकि बीजेपी का एजेंडा कल्चरल राइट की ओर है, जैसे कि इंडिया का राइजिंग स्टेचर पूरी दुनिया में, हमारी राइजिंग वॉइस, ये नेशनलिज्म को पुश करने के लिए है, या बालाकोट स्ट्राइक्स को इलेक्शन मुद्दा बनाना। तो ये सारी चीज़ें नेशनलिज्म को पॉलिटिकल राइट से लिंक करके वोटर्स के बीच जाने का एक जरिया है। फार्म लॉज या लैंड लॉज या लेबर कोड्स या एमएसपी, इन पर भी देश में परिचर्चा चलती रहती है। तो आप ध्यान से सोचें तो ये इकोनॉमिक राइट और इकोनॉमिक लेफ्ट की लड़ाई है। इकोनॉमिक राइट चाहता है कि ये सब मार्केट फोर्सेस ड्रिवन हो, जबकि इकोनॉमिक लेफ्ट चाहता है कि जो इसमें वीकर पार्टी है उसके इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब आप देश में चल रहे सारे ज्वलंत मुद्दों को राइट और लेफ्ट के आइडियोलॉजिकल बाइनरी में ठीक से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे आइडियाज़ आपको क्लियरली कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और सपोर्ट करें। तो आज दुनिया में क्या ट्रेंड है? आज पूरी दुनिया में राइट का राइज हो रहा है। अगर हम अमेरिका में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली राइट इश्यूज पे पावर में आए। इटली में भी राइट का राइज हुआ,
इंडिया में नरेंद्र मोदी का राइज हुआ, टर्की में एर्डोगन कंप्लीटली राइट मुद्दों पे पावर में आए हैं, इजराइल में नेतन्याहू, यहाँ तक कि यूरोप जो कि कंप्लीटली लेफ्ट लीनिंग कहा जाता था, वहाँ भी इमिग्रेशन और रिफ्यूजी पॉलिसीज के फॉल आउट हुए हैं। वहाँ लोगों को अब तकलीफ हो रही है रिफ्यूजीज से, उनको कल्चरल एसिमिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो इस प्रॉब्लम को राइट बेस्ड पार्टीज उठा रही हैं कि नेशनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो राइट बेस्ड पार्टीज स्कैंडिनेवियन, स्वीडन से लेके इटली, पोर्टुगल, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह या तो पावर में आ रही हैं या तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टीज बनकर उभरी हैं। मार्केट को भी राइट ही पसंद है। कैपिटलिज्म के लिए राइट बहुत बेनिफिशियल है। मतलब कि पॉलिटिक्स में गरीब एक वोट है, बट इकोनॉमिक्स में गरीब बस एक डेटा पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करके, टैक्स रिलीफ्स देके इकोनॉमी को ग्रोथ की पुश की दी जाए। इस बढ़ी हुई ग्रोथ से जो एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू आएगा, इस टैक्स रेवेन्यू को वेलफेयर स्कीम्स में लगा के गरीबों को अपलिफ्ट किया जाए। तो ये इनडायरेक्ट रूट ज़्यादा इफिशियंट है, ऐसा राइट का मानना है। तो ये लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये डिवीजन इतना क्लियर कट नहीं है। मतलब कि केजरीवाल जो कि एक लेफ्ट लीनिंग पार्टी से आते हैं, वो भी एक रैली में जाके हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, जो कि राइट की फिलॉसफी होनी चाहिए। और मोदी जो कि इकोनॉमिकली राइट टिल्टेड होनी चाहिए, 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो ये लेफ्ट, राइट और सेंटर की जो फिलॉसफी है और इनमें पार्टियों को बांटना, ये इतना क्लियर कट नहीं है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जनरलाइजेशन है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस आइडिया का। तो क्या, तो इश्यूज पे हम चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इशू पे कौन सी पार्टी का स्टैंड जो है वो लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है। तो क्या आइडियोलॉजी का प्रभाव खत्म हो रहा है? आज बहुत आसानी से नेता जैसे गौरव वल्लभ, मिलिंद देवरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक ट्रेडिशनल कांग्रेस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे, बीजेपी में जाके असिमिलेट हो जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजीज ड्रास्टिकली डिफरेंट है। तो बात यहाँ ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की है। आइडियोलॉजिकल फिडेलिटी आजकल इंडियन पार्टीज में डिक्लाइन पर है। वो किसी न किसी बहाने इसको जस्टिफाई तो करके ले ही जाते हैं। मतलब अंदर की बात यह है कि करियर के लिए पॉलिटिकल स्विच किया जा रहा है। पर याद रखिए, चुनाव इमोटिव इश्यूज पे लड़ा जाता है, वोटर को लुभा कर लड़ा जाता है, उज्जवल भविष्य के अच्छे अच्छे सपने दिखाकर लड़ा जाता है। तो जब तक ये सारी चीजें हमारे पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है, तब तक आइडियोलॉजी हमारी पॉलिटिक्स में जिंदा रहेगी। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आइडियोलॉजी की कोर झलक देखी। अब देखना यह है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में आप क्या आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज हमने लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों आइडियोलॉजीज और उसके पॉइंट्स को समझा और इसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज की फाउंडेशन बनाई। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन इलेक्शंस में इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको भी जाना। आप किस आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, मुझे इस कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। और आप उनके पॉइंट्स, किन पॉइंट्स से एग्री करते हैं, ये भी ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर इसे लाइक कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा, एक एवरेज इंडियन।